नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एहसान भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश रामू काका से कहता, साहब जी और मैम साहब जी इस वक्त कहाँ हैं? और उस लड़के ने कैसे साहब जी और मैम साहब जी से घर और दुकान अपने नाम करा ली थी? और कौन है वही लड़का? क्या नाम है उसका? किस गांव से आया है? एक ही सांस में राजेश ने सारे सवाल पूछ लिए। तब रामू काका कहते हैं, राजेश मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, धीरज रखो। तब राजेश ने कहा, साहब जी और मैम साहब जी के साथ इतना कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि मैं धीरज रखूं? मैं वहाँ शहर में खुशी से रहता रहा और साहब जी और मैम साहब जी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या मैं इतना पराया हो गया उनके लिए? नहीं राजेश, ऐसी बात नहीं, रामू काका ने कहा। वह तुम्हारी पढ़ाई में बाधा बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब तुम्हें पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम यहाँ आ जाते और फिर आज तुम एक अच्छी नौकरी नहीं कर रहे होते। क्या मेरी नौकरी उनकी ज़िंदगी से भरी है? मेरी तो हर एक सांस पर उनका नाम लिखा हुआ है। यदि आज वह नहीं होते तो ये राजेश नहीं होता, और अब यह राजेश उस धोखेबाज इंसान को छोड़ेगा नहीं जिसने साहब जी और मैम साहब जी के साथ यह सब कुछ किया है। लेकिन इस सब के पहले आप मुझे यह बताइए, आखिर उस लड़के ने यह सब कुछ किया तो किया कैसे? साहब जी और मैम साहब जी को इतना बड़ा धोखा दिया कैसे? तब रामू काका कहते, यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। आपकी गलती? राजेश ने आश्चर्य से कहा। इस सब में आपकी क्या गलती थी? तब रामू काका कहते, एक दिन साहब जी दुकान पर थे और उन्हें कुछ जरूरी पेपर पर मैम साहब के साइन चाहिए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर पर जाकर सेठानी जी के साइन लेकर आओ। मैं साइन लेने के लिए निकल गया, तभी वह लड़का साइकिल चलाते वक्त वहाँ आता और उसकी साइकिल मेरे पैर में लग गई, जिस वजह से मेरे पैर में चोट आ गई। वही लड़का साइकिल से उतरकर मुझसे माफ़ी मांगता और कहता, रामू काका आपको तो बहुत चोट आ गई है, एक काम कीजिए पेपर मुझे दे दीजिए, मैं अभी मैम साहब के साइन कराकर लेकर आता हूँ। तब मैंने कहा, ज़रूरी पेपर है, यदि तुमने कहीं खो दिए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तुम दुकान पर जाओ, मैं साइन कराकर आ जाता हूँ। मैं जाने रखा, लेकिन मुझे चलने में परेशानी हो रही थी। यह देख उस लड़के ने फिर कहा, रामू काका जिद क्यों करते हैं, मैं अभी साइन कराकर आता हूँ, आप आराम कीजिए, मेरी गलती की वजह से आपको चोट आ गई है और इस हालत में आप घर पर जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। अपनी मीठी मीठी बातों में उसने मेरा दिल जीत लिया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया। बस वही गलती कर बैठा मैं। वही लड़का घर जाता और सेठानी जी से कहता, साहब जी ने इन पेपर पर साइन करने के लिए कहा है। सेठानी जी उन पेपरों पर साइन कर देती और उन पेपरों में उस लड़के ने दुकान के और घर के पेपर भी तुका दिए थे, जिससे वह घर और दुकान उस लड़के ने अपने नाम करा लिए। क्या इतना बड़ा धोखा? राजेश ने कहा। पर मैम साहब ने उन पेपर पर साइन करने से पहले पेपर पढ़े क्यों नहीं? क्यों? मैम साहब तो हर पेपर पर साइन करने से पहले पेपर पढ़ लेती हैं और मुझसे भी कहती थी कि कभी भी किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन मत करना, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब रामू काका कहते हैं, विश्वास। उन्हें उस लड़के पर विश्वास हो गया था। जैसे निखिल और तुम उनके लिए थे, वैसे ही वह उस लड़के को भी अपना समझ बैठी। और जब सेठानी जी ने पढ़ना चाहा तो उस लड़के ने कहा, अरे मैम साहब जल्दी कीजिए, साहब जी जल्दी पेपर मंगा रहे हैं। तो यह सुन सेठानी जी बिना पढ़े ही पेपर पर साइन कर देती हैं। यह सोच कोई ज़रूरी पेपर होंगे जो सेठ जी को जल्दी चाहिए होंगे। वही लड़का वह पेपर जो मैंने उसे साइन करने के लिए भेजे थे वह मुझे दे देता, और जिन पेपर पर उसने घर और दुकान अपने नाम करा ली थी वह खुद रख लेता। और कुछ दिनों बाद उसने अपने रंग दिखा दिए और सेठ जी और सेठानी जी को घर और दुकान से बाहर कर दिया। और उस दिन से मैं खुद को
कभी माफ़ नहीं कर सका। यदि उस दिन मैं उस लड़के को पेपर साइन कराने के लिए ना देता तो आज सेठ जी और सेठानी जी अपने घर और दुकान में खुशी से रहते। कहते हुए रामू काका रो रहे थे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही सेठ जी और सेठानी जी का दोषी हूँ। तब राजेश रामू काका से कहता, रामू काका इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। आप खुद को दोष मत दीजिए, आप खुद को संभालिए और मुझे बता दीजिए आखिर क्या नाम है उस लड़के का। तब रामू काका कहते हैं रवि। रवि नाम सुनकर राजेश चौंक जाता, क्योंकि रवि नाम उसके सौतेले भाई का भी था। फिर राजेश ने धीरे से पूछा, किस गांव का है बहे? रामू काका जब गांव का नाम बताते तो राजेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह गांव कोई और नहीं राजेश का ही गांव था। तब राजेश कहता, माँ का नाम कुसुम और पिता का नाम विनीत है। रामू काका ने कहा, हाँ। तब रामू काका ने कहा, लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? तब राजेश कहता है, मेरा भाई, क्योंकि वह मेरा छोटा भाई है। मेरी सौतेली माँ का नाम कुसुम और मेरे पिता का नाम विनीत है। क्या? प्रतिभा ने चौंकते हुए कहा। तब राजेश कहता है, कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मुलाकात होगी मेरे भाई से। जिन साहब जी और मैम साहब जी का मैं एहसानमंद हूँ, उन्हीं को धोखा दिया मेरे भाई ने। तब प्रतिभा ने कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? वह तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वह तुम्हारा भाई नहीं है। तभी वहाँ निखिल आकर कहता, सौतेला हो या सगा, लेकिन मेरे माता पिता को तकलीफ देने वाला इनका ही भाई है। तब रामू काका ने कहा, निखिल बेटा आप यहाँ कैसे आए? तब निखिल कहता, बहुत दिनों से माँ और पिताजी से फ़ोन पर बात करता था और जब भी उनसे कहता था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, घर पर आ रहा हूँ, तो वह मुझे आने से मना कर देते थे और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझे घर आने से मना क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं माँ और पिताजी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं तो उन्हें यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर मैं ही शौक में पड़ गया। मेरे माता पिता के साथ इनके भाई ने बहुत गलत किया और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जब मैं घर पर गया तो इनके सौतेले भाई ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उस घर से जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरा बचपन बीता, जिस घर को मेरे माता पिता ने मेहनत से बनाया था, प्यार से सजाया था, उस घर से मेरे माता पिता को निकाल दिया गया। जब मुझे पता चला तो मेरा खून खौल गया और जब मैं दुकान पर गया तो मुझे पता चला कि अब दुकान भी हमारी नहीं रही। दुकान के नौकर से मुझे पता चला कि अभी एक औरत और एक आदमी उनका एड्रेस पूछने के लिए आए थे, जिन्हें उन्होंने सामने वाली दुकान पर भेज दिया था। यह कहकर कि दुकान का पुराना नौकर रामू उस दुकान पर काम करता है। और जब मैं उस दुकान पर गया तो मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है और मैंने आपका एड्रेस दिया और यहाँ आ गया। और जब यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे माता पिता ने जिस लड़के पर बरसों पहले एहसान किए थे, आज उसी लड़के के सौतेले भाई ने मेरे माता पिता के साथ धोखा किया और यह कह रहे हैं इन्हें इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। तब राजेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, निखिल मेरा विश्वास करो, मुझे सच में इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। यदि पता होता तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देता। तब निखिल ने गुस्से में कहा, अपने ये झूठे आंसू किसी और को दिखाना। आपके सौतेले भाई के झूठे प्यार के दिखावे ने आज हमारे परिवार के साथ धोखा किया। तब राजेश कहता, मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ। तब निखिल ने कहा, नहीं, आप उस परिवार के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, समझ गए ना? यह सुन राजेश को धक्का रखता। चुप करो निखिल, कैलाश जी ने आते हुए कहा, क्या कुछ भी कहते जा रहे हो? होश में बात करो। राजेश हमारे ही परिवार का सदस्य, कैलाश जी कहते। तब निखिल कहता, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यही कहेंगे कि यह हमारे परिवार के सदस्य? यदि आप इसे अपने घर लेकर नहीं आते तो उस लड़के पर माँ भी विश्वास ना करती और आज हमारा परिवार सुखी होता। और क्या पता इन्होंने ही अपने सौतेले भाई से कहा हो, जाओ उस घर में जाकर रहो। आखिर भाई है, भाई का दर्द देखकर दिल पिघल गया होगा। क्या पता इनका सौतेला भाई इनके पास रोते हुए आया हो
और इन्होंने ही उससे कहा हो कि जिन साहब जी ने अभी तक मुझ पर एहसान किया है, जाकर तुम भी उनके पास रहने रखो। उनका दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें उनके घर में जगह मिल जाएगी। और इनके भाई ने वही घर ही अपना बना लिया। तब कैलाश जी कहते हैं, कुछ भी मत बोलो निखिल, राजेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। और रेखा जी ने कहा, यह मत भूलो निखिल कि राजेश ने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी, अपनी जान पर खेल कर। तब निखिल ने कहा, यह तो इनका पुराना खानदानी नाटक है, दूसरों के दिल में जगह बनाने के लिए। ऐसे ही इनके सौतेले भाई ने आपके दिल में जगह बनाई थी ना माँ, आपकी जान बचाकर देख लिया क्या नतीजा मिला। तब रेखा जी कहती हैं, जैसे हाथ की पांचों उंगली एक समान नहीं होती, वैसे हर इंसान भी एक समान नहीं होता। माना कि रवि राजेश का सौतेला भाई है, लेकिन उससे बहुत अलग है। रवि ने तो जानबूझकर वह सब नाटक रचा था, जिससे वह मेरे दिल में जगह बना सके। उसने उस कार वाले को पैसे दिए थे यह सब नाटक करने के लिए, लेकिन राजेश ने ऐसा कोई नाटक नहीं रचा था। क्या 10 साल का बच्चा इतना बड़ा नाटक रच सकता है? और नाटक रचने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते? राजेश गलत नहीं है निखिल, एक बार अपने गुस्से को शांत करो और अपने दिल से पूछ कर बताओ, क्या राजेश गलत है? क्या कभी राजेश ने तुमसे तुम्हारा हक छीनना चाहा? क्या कभी राजेश ने ऐसा व्यवहार किया जिससे तुम उसे गलत कह सको? जब तुम बड़े होने लगे और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे मन में यह बात डालना चाहिए कि तुम्हारे घर में राजेश तुम्हारी जगह लेना चाहता है, तुम्हारे माता पिता के दिल में तुमसे ज़्यादा जगह बनाना चाहता है, तो राजेश जब शहर बाहर पढ़ने गया ना, तो कभी घर लौट कर नहीं आया, क्योंकि तुम्हें ऐसा ना रहे कि वह तुम्हारी जगह छीन रहा है। क्या अब भी तुम कहोगे कि राजेश गलत है? तब निखिल कहता, माँ आप सच कह रही हैं, राजेश भैया कभी गलत नहीं थे, मैं ही इन्हें गलत समझता रहा, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए निखिल राजेश के गले लग जाता। यह सब देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते। तब रामू काका कहते, सेठ जी, सेठानी जी, आप मेरे घर आए, कोई ज़रूरी काम था क्या? तब कैलाश जी कहते, अरे कुछ नहीं रामू, पता चला तू बुरा हो गया है, अब बीमार रहने रखा है, तो सोचा तुझसे मिलकर आ जाएं, तेरे हाल चाल पूछ लें। तेरी सेठानी जी को भी तेरी बहुत परवाह हो रही थी, तो हमने सोचा जाकर तुझे देख कर आते हैं। यहाँ आए तो देखा कि हमारे दोनों बेटे यहाँ पर हैं। तभी प्रतिभा कैलाश जी और रेखा जी के पैर छूती। तब राजेश कहता, पहचाना नहीं आपने अपनी बहू को? तभी कैलाश जी कुछ पैसे निकालकर प्रतिभा को देते। प्रतिभा पैसे देने से मना करती। तब कैलाश जी कहते, अभी तो यही है बेटी देने के लिए। तब प्रतिभा ने कहा, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। तब राजेश कहता, प्रतिभा रख लो, साहब जी और मैम साहब जी का आशीर्वाद समझकर प्रतिभा पैसे रख लेती और सभी कैलाश जी के उस घर में जाते जहाँ अब वह रहते थे। वह घर बहुत छोटा था और कोई चाहता सुविधा भी नहीं थी उसमें। तभी प्रतिभा निखिल से कहती, तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? देखो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आंटी जी जितने स्वादिष्ट नहीं होंगे, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है, जरा खाकर तो देखो। निखिल खाते हुए कहता, यह बात तो है, सच है भाभी, माँ जितने स्वादिष्ट नहीं हैं। यह सुन प्रतिभा उदास हो जाती। फिर निखिल कहता, लेकिन कम भी नहीं है, जिसे सुनकर प्रतिभा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। फिर वह कैलाश जी और रेखा जी से कहती, अंकल आंटी, मैंने आपके पसंद की भी मिठाई बनाई है, जरा खाकर तो बताइए कैसी बनी है। तब रेखा जी कहती, बेटा तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। तब प्रतिभा ने कहा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। तब कैलाश जी और रेखा जी कहते हैं, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? यह घर तो बहुत छोटा है, इसमें तो सुख सुविधा की कोई भी वस्तु नहीं है। प्रतिभा कहती, और आपको तो ऐसे घर में रहने की आदत भी नहीं होगी, तो इस घर को छोड़कर आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते, हमारे घर में रहिएगा। तब राजेश प्रतिभा को रोकते हुए ऊँची आवाज़ में कहता, प्रतिभा वह घर हमारा नहीं, इनका ही है। हाँ वही मैं कह रही हूँ। प्रतिभा कहती, आप अपने बड़े घर में चलिएगा। तब राजेश कहता, नहीं प्रतिभा, हम कहीं नहीं जाने वाले, जब तक मैं रवि से वह घर और वह दुकान साहब जी और मैम साहब जी को फिर से नहीं डरा देता, तब तक मैं इस शहर से कहीं नहीं जाने वाला। तब प्रतिभा ने कहा, राजेश तुम क्या कह रहे हो? यदि कल तुम ऑफिस नहीं गए तो तुम्हारा प्रमोशन भी रुक सकता है। तब राजेश ने कहा, अब तो नौकरी भी चली जाए
फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं जब तक साहब जी और मैम साहब जी को उनका अधिकार नहीं दिला देता तब तक मैं इस शहर से कहीं नहीं जाऊंगा। तब प्रतिभा राजेश से कहती, कैसी बात कर रहे हो? तब राजेश ने कहा, जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। यदि तुम इस घर में नहीं रह सकती ना तो जाओ उस आलीशान मकान में रहो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा परिवार इस वक्त परेशानी में और तुम कह रही हो मैं उनका साथ छोड़कर चला जाऊं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ प्रतिभा। शायद तुम्हें ऐसो आराम की ज़िंदगी की कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है, तो तुम ही जाकर जियो वही ज़िंदगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी साहब जी और मैम साहब जी की है, तो मैं वहीं रहूँगा जहाँ ये रहते हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे रखा तुम मेरा हर वक्त साथ दोगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे परिवार के साथ रहने में परेशानी हो रही है। यह सुन प्रतिभा वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती। आगे की कहानी अगले भाग में देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कमिंग सून नेक्स्ट पार्ट। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को मिलती रहे मेरी आने वाली हर कहानी की जानकारी। कहानी का नया भाग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कहानी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।